Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss surface and interfacial tension part 2. So let's start. तो स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज देने वाली हूँ कि फाइनली वी हैव क्रॉस अवर 1000 सब्सक्राइबर जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप लोग हैं जो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे। अपन 1000 सब्सक्राइबर यानी कि 1000 लोग अपन लोग एक ज्वाइन कम्युनिटी है जो कि अपन लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे ही लगातार इन चीजों को देखते रहिएगा, साथ देते रहिएगा और मैं कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए डालती रहूंगी। तो चलो अपन शुरू करते हैं सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन के साथ। इससे पहले मैंने आपको बताया है सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन के अंदर इंटरफेस के बारे में, और इंटरफेस के अंदर अपन ने बात की है कि मैंने बताया था कि जैसे कि कोई भी दो फेजेस हैं, जैसे कि तीन फेजेस अपन जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब ये दो फेजेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं तो उनके बीच में एक बाउंड्री है जो एग्जिस्ट करेगी, जो उन दोनों को सेपरेट करेगी। दोनों हैं जो अपने अपने एक पर्टिकुलर फोर्सेस लगाएंगे अपने मॉलिक्यूल को इकट्ठा करने के लिए। तो दिस इज द फोर्स। अब मोस्टली जो फार्मेसी में बात करते हैं तो सॉलिड एंड सॉलिड टाइप ऑफ जो इंटरफेस है, जैसे कि टैबलेट बनाते हैं वहां पे अपने को देखने को मिलती है। सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें तो सस्पेंशन हो गया, लिक्विड एंड लिक्विड की बात करें तो इमल्शन हो गया, एंड सॉलिड एंड गैस की बात करें तो एरोसोल टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन हो गई। यानी कि इस तरीके की जो इंटरफेसेस हैं, यानी कि दो जो फेजेस आपस में मिलके जो एक क्रिएट कर रही है टेंशन, वो अपन फार्मेसी के अंदर भी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि उनको अपन कैसे रिड्यूस कर सके, उनको अपन यूनिफॉर्मली किस तरीके से सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन की, यानी कि जो सरफेस टेंशन है या जो इंटरफेशियल टेंशन है वो होती क्यों है, और उसे कम करने के लिए या उसको कम करने के लिए अपन को क्यों पढ़ना पड़ेगा जब अपन इस तरीके की चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन सरफेस टेंशन की। अब सरफेस टेंशन क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा है फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि सरफेस टेंशन की बात आ गई तो यहाँ पे जो एक फेज है वो अवश्य है, जो मतलब इंटरफेस होगी, दो फेजेस की बात आ रही है। प्लस इन्होंने ये कह दिया कि कोई भी जो फोर्स है जो लिक्विड पे लग रहा है दिस इज सरफेस टेंशन। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें, फोर्स इन डाइंस एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड इन राइट एंगल्स टू एनी टाइम ऑफ लेंथ इन 1 सेंटीमीटर, यानी कि कोई भी फोर्स जो डाइंस में लग रहा है, डाइंस एक यूनिट है फोर्स की, एक पर्टिकुलर लिक्विड पे किसी राइट एंगल पे, दिस इज सरफेस टेंशन। अब वो कैसे है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे एक पानी की ड्रॉप है जो इस जगह से गिर रही है, और जैसे ही गिरेगी सरफेस पे तो देखो नीचे भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, बट स्टिल जो वाटर ड्रॉप है वो अपनी जो सेपरेट एंटाइटी में रहने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सरफेस टेंशन लग रही है कि वो अपने मॉलिक्यूल को कम से कम एरिया के अंदर है जो कि समाइज करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ एक फोर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर लिक्विड पे अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। तो दिस इज सरफेस टेंशन। साथ ही साथ दूसरा जो डायग्राम है जिसमें जो एक जानवर है एक पानी पे तैरने की कोशिश कर रहा है, पानी के अंदर डूब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वाटर है, तो वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल आपस में जो सरफेस टेंशन लगा रहे हैं, जिसके कारण जो दूसरा सब्सटेंस है इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। दिस इज रिजर्व फॉर लिक्विड वेपर एंड सॉलिड वेपर। अगर यूनिट की बात करें जैसे कि सीजीएस के अंदर, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड में, तो यूनिट रहेगी इसकी डाइन पर सेंटीमीटर। वैल एसआई के अंदर अगर बात करें तो यूनिट रहेगी इसकी न्यूटन पर मीटर। डायग्राम अपन देखें कि अगर कांच की नली में इस तरीके से है जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना लेगा, वाइल मर्क्यूरी है जो कि कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है। ये क्या रीजन है? ये भी ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स है और सरफेस टेंशन के कारण है। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप लोअर मेनिस्कस व्हेन वाटर इज फिल्ड इन ग्लास। साथ ही साथ जब आप पानी को अगर किसी भी कांच की नली में भरते हैं तो अपन देखते हैं कि इस तरीके का एक कॉनकेव है जो कि लोअर मेनिस्कस बनता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब बात करते हैं कि जो सरफेस टेंशन है, यानी कि कोई भी लिक्विड है जो स्फेरिकल इन शेप हो रही है, वाटर है जो लोअर मेनिस्कस बना रहा है, मर्क्यूरी है जो कि अपर मेनिस्कस बना रहा है, यानी कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है। वो क्यों बना रहा है, उसका रीजन क्या है? तो सरफेस टेंशन जो लगती है उसका जो मेन रीजन है वो उस पर लगने वाले फोर्सेस। फोर्सेस भी दो तरीके के हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। अब आपका सिस्टम मिसिबल है या इमिसिबल है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो सिस्टम है जब दो इंटरफेजेस हैं, यानी कि दो अवस्थाएं हैं, तो उसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है या फिर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो सपोज कि मैंने एक पानी की कांच की नली का ली है, नीचे बीकर है जिसके अंदर पानी फिल किया है, और मैंने उसके अंदर है जो कि एक कांच की नली रख दी है। आफ्टर टाइम क्या होगा, पानी रेज होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, बट ऊपर एक लोअर मेनिस्कस बन जाएगा। अब लोअर मेनिस्कस बनने का रीजन क्या है? उसका रीजन है उस पर लगने वाला डिफरेंट फोर्सेस। अब फोर्सेस भी कौन? कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? दिस इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, यानी कि जो सेम मॉलिक्यूल है, लाइक पानी और पानी का जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है दिस इज कोहेसिव। सेम मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर सॉल्यूशन या कोई भी एक सिंगल सिस्टम।
वाइल एडहेसिव फोर्स की बात करें तो दिस इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल, यानी कि कोई भी दो इंटरफेस जब अटैच होंगी तो उनके बीच में जो भी एक फोर्स लग रहा है दिस इज एडहेसिव, यानी कि दो चीजों को चिपकाने के लिए ले रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडहेसिव। एग्जाम्पल की बात करें तो बेंजीन प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, कोई भी आप दो डिफरेंट फेजेस लोगे जो कि आपस में मिसिबल नहीं है तो उनके बीच में कोई भी फोर्स लगेगा दिस इज एडहेसिव, या तो वो मिक्स करने के लिए लगाया जाएगा या फिर उन चीजों को सेपरेट दिखाने के लिए लगाया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरीके से वर्क करते हैं, तो जैसे एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने कांच की नली रख दी और बीकर में आपने वाटर फिल किया, तो आफ्टर टाइम ड्यू टू सरफेस टेंशन द वाटर विल बी राइज बट देर इज द सरफेस ऑफ लोअर मेनिस्कस। वाई रीजन बिहाइंड इज कि अगर अपन फोर्स की बात करें कि देर इज अप्लाइंग ऑफ टू फोर्सेज, वन इज कोहेसिव फोर्स एंड वन इज एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल एंड सेम मॉलिक्यूल्स आर वाटर एंड वाटर, तो उसके कारण क्या होगा, पानी है जो ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा एडहेसिव फोर्स किसके बीच में, ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। अब ये चीज ऊपर चढ़ी क्यों, उसका रीजन ये है कि कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो ऑब्वियस से अगर ये ग्लास की एक फॉरेन या फिर एक डिफरेंट अनलाइक मॉलिक्यूल को अटैक करके सिस्टम ऊपर की तरफ राइज हो रहा है तो फॉर श्योर है कि जो कोहेसिव फोर्स है यानी कि जो सेम मॉलिक्यूल का फोर्स है उससे थोड़ा ज्यादा एडहेसिव फोर्स है जो अनलाइक मॉलिक्यूल का फोर्स है वो है, तो क्या होगा, पानी है जो ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ किनारों पे क्या है, अगेन एडहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स, दैट्स व्हाई इट क्रिएट द लोअर मेनिस्कस। वाइल अगर अपन मर्क्यूरी की बात करें तो क्या होगा, ये एक अपर मेनिस्कस या कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, वो क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एडहेसिव फोर्स ऑफ ग्लास एंड मर्क्यूरी मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, सेंटर से वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सरफेस टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा और किनारे पे उसके लिए एक अनलाइक मॉलिक्यूल है तो वहां से कम अटैचमेंट दिखाने की कोशिश करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्वेक्स एंड वाटर विथ ग्लास इज कॉन्केव इन नेचर, राइट। आगे अपन बात करते हैं कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कांच की नली पे या किसी कांच की पट्टिका पे पानी गिराते हो तो वो एक स्फेरिकल शेप ले लेती है या फिर हेमिस्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करती है, दिस इज व्हाई। सो व्हाई लिक्विड ड्रॉप्स अज्यूम स्फेरिकल और हेमिस्फेरिकल सरफेसेस। एक चीज तो अपन ने पढ़ ली कि भाई ये सारा का सारा हो रहा है सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन में भी अपन ने पढ़ लिया कि इसमें दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है एडहेसिव फोर्स, दूसरा लग रहा है कोहेसिव फोर्स। बट वाटर की मॉलिक्यूल नॉर्मल एनवायरनमेंट में स्फेरिकल क्यों हो जाती है या फिर हेमिस्फेरिकल इन नेचर क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन अगर अपन डीप में देखें तो सपोज अपन ये देख रहे हैं कि फिलहाल एक बीकर के अंदर आपका पानी रखा है जहां पे आप इसको एक लोअर मेनिस्कस के रूप में देख सकते हो, तो वहां पे ये चीज कैसे है। तो अगर अपन इसके इंटरनल मॉलिक्यूल की तरफ देखें तो इंटरनल मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं जो कि इसकी तरफ एक इक्वल अट्रैक्शन की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस पे लगने वाला फोर्स तो क्या हो गया, जीरो। बट जब मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस के पास क्या है, इसके पास दो इंटरफेस हैं, एक तो हो गई लिक्विड पानी और ऊपर हो गया वेपर, क्योंकि अपने को पता है कि लिक्विड एंड लिक्विड के ऊपर जो लगने वाला कोहेसिव फोर्स है दिस इज मच मोर देन वेपर एंड लिक्विड, तो ये क्या करेगा, की तरफ से एक लोअर मेनिस्कस बनाने की कोशिश करेगा। वेल किनारों पर अगर बात करें तो वेपर एंड लिक्विड के कंपैरिजन में ग्लास एंड वाटर का एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्केव इन नेचर। वाइल ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप में क्या होगा, सेंट्रल मॉलिक्यूल पे अगेन जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल होगा, बट जो किनारे के मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए अंदर के वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा कोहेसिव फोर्स लगाएंगे एज कंपेयर टू द एयर एडहेसिव फोर्स, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू द स्फेरिकल शेप। क्यों, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो किनारों पे हैं वो इंटरनल फोर्स के थ्रू है जो कि एक स्मॉलेस्ट एरिया अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो जो स्मॉलेस्ट एरिया अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो इसका जो शेप है वो ऑटोमेटिकली स्फेरिकल इन नेचर हो जाएगा। वाइल अपन बात करते हैं अब इंटरफेशियल टेंशन की। सरफेस टेंशन की बात कर दी, इट इज अप्लाइड ऑन लिक्विड। वाइल इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे दो बाउंड्रीज यानी कि दो फेजेस की बात की जा रही है, उसके बीच में लगने वाली बाउंड्री की बात की जा रही है। तो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्टिंग एट इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि वो पर्टिकुलर फोर्स जो कि दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में लगता है, दिस इज नोन एज इंटरफेशियल टेंशन। एग्जांपल इज ऑयल एंड वाटर। और वैसे जब आप पानी के अंदर तेल डालोगे तो क्या होगा, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस ड्यू टू सरफेस टेंशन दे विल बी सेपरेटेड। और अगर आप उसके ऊपर टेंसियोमीटर लगाओगे तो क्या होगा, वो टेंसियोमीटर है जो कि एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर है जो कि पास नहीं हो पाएगा, क्यों, ड्यू टू द इंटरफेशियल टेंशन, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर बैरियर क्रॉस हो गया, ऑयल के कोहेसिव फोर्सेस हैं जो कि अटैक हो रहे हैं और दोनों के जो इंटरफेशियल टेंशन है, दोनों के जो इंटरफेस है उसको क्रॉस करने की
कोशिश नहीं की जा रही या वो कर नहीं पा रहे। इसकी भी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी सेम रहेगी, सीजीएस के अंदर डाइंस पर सेंटीमीटर एंड एसआई के अंदर न्यूटन पर मीटर। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं जैसे कि सारी की सारी जो ड्रॉप्स हैं डिफरेंट कलर की, दे आर इमिसिबल इन नेचर, बट अगर अपन को इनको फोर्सफुली भी मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के जो बीच में इंटरफेस है, या एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों के साथ जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द एडहेसिव फोर्स, तो दे नॉट बी मिसिबल। अब इनको पढ़ने के लिए अपन इसको पढ़ते क्यों हैं, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन को, रीजन क्या है, वाई? मेन रीजन ये है कि जब भी अपन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो वहां पे इंटरफेस आएगी ही आएगी, चाहे वो टैबलेट ले लो, चाहे वो सस्पेंशन ले लो, चाहे वो इमल्शन ले लो, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इमल्शन में। क्यों? क्योंकि इमल्शन में अपने को पता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी कि यहाँ पे द सरफेस टेंशन विल बी हाईएस्ट, द इंटरफेशियल टेंशन इज ऑल्सो हाईएस्ट, बट अगर अपने को यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट करना है तो इसके बीच की जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और उसको रिड्यूस करने से पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट कर सकते हैं, और इनको रिड्यूस करने के तरीके क्या क्या हैं, दैट वी विल मेक अ प्रॉपर टाइप इमल्शन विथ रिड्यूसिंग इंटरफेशियल और सरफेस टेंशन। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you, and for more update please press the bell icon.